नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त है स्पेशल रिपोर्ट का। बुलेटिन में रुक करेंगे, सभी स्पेशल रिपोर्ट जानेंगे, लेकिन बस्तर से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है जहां कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने वाले बलराम मौर्य ने इस्तीफा दे दिया है। कांग्रेस के ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया है। दोपहर राहुल गांधी की सभा में शामिल हुए थे, ठीक बगल में राहुल गांधी के खड़े थे। शाम को सचिन पायलट के साथ भी थे बलराम मौर्य और अब इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। संजय हमारे सहयोगी सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं हमारे साथ और तमाम जानकारी साझा करेंगे। लेकिन बड़ी खबर आप देखिए, जहां हाथ को साथ की जरूरत थी वहां इन्होंने साथ छोड़ दिया है। ग्रामीण जिलाध्यक्ष बलराम मौर्य ने इस्तीफा सौंप दिया है। आगे इनकी क्या राय है, सब कुछ विस्तार न्यूज विस्तार से बताएगा। 19 तारीख को बस्तर में मतदान है। पूरा दोनों ही पार्टियों ने, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, इन दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी है। रायपुर से सीधा मृगेंद्र और बस्तर से संजय ठाकुर हमारे दोनों सहयोगी जुड़ गए हैं। संजय का रुख करेंगे बिना किसी देरी के। संजय, जहां साथ की जरूरत थी हाथ को, वहां साथ छूट गया। नितेश, सोचिए 2:30 बजे तक बलराम मौर्य राहुल गांधी के साथ उनकी सभा स्थल पे मौजूद थे। उन्हें माला पहना रहे थे, उनका स्वागत कर रहे थे। क्योंकि ग्रामीण जिलाध्यक्ष हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो अंतिम विदाई का जो उद्बोधन था वो भी उन्होंने ही दिया था। तो इस ऐसे में जैसे ही राहुल गांधी बस्तर से वापस उड़ते हैं दिल्ली के लिए, तो उसके कुछ घंटे बाद एक लेटर आता है कि वो अपनी प्राथमिक सदस्यता से कांग्रेस की इस्तीफा दे देते हैं। और यकीन मानिए कुछ घंटों बाद या कल तक ये खबर भी आ जाएगी कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। क्योंकि ये खबर हमारे पास पिछले 10 दिनों से थी कि बलराम मौर्य पार्टी छोड़ने वाले हैं, वो बीजेपी जाने वाले हैं। और इसकी चर्चा कांग्रेस के अंदर खाने तक थी। और हम बार बार उनसे ये सवाल पूछ रहे थे कि ये तो सचिन पायलट के बगल में खड़े हैं, ये अभी तैयारियों में लगे हैं, राहुल गांधी का स्वागत कर उनको माला पहना रहे हैं। तो कांग्रेसी भी दबी जवानी कह रहे थे कि लेकिन भैया हो सकता है छोड़ दें। और देखिए क्या हुआ, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इतनी जल्दी तस्वीरें कैसे आ गई चैनल के पास, ये समझिए ना। हमने इसकी तैयारी करके रखी थी, हमने पहले से तस्वीरें तैयार रखी थी कि ये छोड़ेंगे पार्टी। और ये क्या हो रहा है कांग्रेस के साथ। कांग्रेस के आला कमान को चिंता करनी चाहिए कि जब देश के सबसे बड़े नेता राहुल गांधी बस्तर में हैं, तो उनके यहां से निकलने के कुछ देर बाद ही उनके ग्रामीण जिलाध्यक्ष पार्टी छोड़ देते हैं। बिल्कुल तो संजय, कमाल कहा आपने कि हमारी नजर थी, हमारी तैयारी थी, लेकिन इनका इस्तीफा पढ़ा जा रहा है तो कह रहे हैं दुर्व्यवहार हुआ है। आभार भी जताया है, लेकिन दुर्व्यवहार शब्द आभार पर भारी पड़ रहा है। संजय, क्या दुर्व्यवहार हुआ इनके साथ? देखिए बहुत साफ है कि ये लगातार चित्रकूट विधानसभा से टिकट की मांग कर रहे थे। जब दीपक बैज ने पिछले 2019 में उपचुनाव लड़ा इस जगह से, तो उनके द्वारा लगातार यहां से टिकट की मांग की जा रही थी। दीपक बैज खेमे के आदमी माने जाते हैं। दीपक बैज इनके लिए लॉबिंग करने में लगे थे कि इन्हें टिकट मिल जाए, लेकिन उस वक्त इन्हें टिकट नहीं मिली थी। और इसके बाद इन्हें ग्रामीण जिलाध्यक्ष बनाया गया था। ये एक सांत्वना पद था इनके लिए। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि जब दीपक बैज भी यहीं के हैं, उनके खास आदमी हैं ये, तो ऐसे में वो उन्हें क्यों नहीं मना पाए, क्यों पार्टी में रोक नहीं पाए, क्यों उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। दुर्व्यवहार क्या हुआ ये तो अब जब उनसे बात होगी तभी पता चलेगा कि इस बीच ऐसा क्या हो गया। लेकिन हाँ, ये बात तो तय है कि टिकट की मांग कर रहे थे चित्रकूट विधानसभा से, वो टिकट इन्हें नहीं मिली थी और इससे ये नाराज जरूर थे। नाराज थे, लेकिन इन्होंने दुर्व्यवहार का हवाला दिया है। तो क्या माना जाए कि ये सिर्फ एक बहाना है संजय, दुर्व्यवहार जैसा कुछ नहीं हुआ, या मान लिया जाए कि टिकट नहीं मिली यही दुर्व्यवहार हो गया? देखिए नीतीश, मैं कह रहा हूं ना कि पिछले 10 दिनों से लगातार ये बात चल रही थी कि बलराम मौर्य पार्टी छोड़ सकते हैं, बीजेपी जा सकते हैं। ये जानकारी बीजेपी के नेताओं को भी थी। बीजेपी नेता जो हैं वो लगातार इस बात को कह रहे थे, कांग्रेसी नेता भी दबी इस बात को कह रहे थे। ये बात यहाँ सभी को पता थी। लेकिन इसके बावजूद आज जब राहुल गांधी आते हैं तो प्रोटोकॉल के हिसाब से
उन्हें बराबर सम्मान दिया जाता है। वो मंच पे भी जाते हैं, वो राहुल गांधी का स्वागत भी करते हैं, उद्बोधन भी देते हैं। और ऐसे समय में जब राहुल गांधी यहाँ से निकलते हैं, ठीक है, उसके कुछ घंटे बाद ऐसे समय में इस्तीफा दे दिया। मृगेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए रायपुर से। मृगेंद्र जी, ऐसा दुर्व्यवहार कौन न चाहेगा कि राहुल गांधी के बगल में, माला के बगल में हम रहे, माला हमारे अंदर रहे, और फिर उसके साथ सचिन पायलट के दाएं बाएं हम साथ चलें, चाय नाश्ता करें, और कह दिए दुर्व्यवहार हो रहा है, इस्तीफा दे दिया है। मौका फरस्ती कहा जाए, क्या कहा जाए, और बड़ा गहरा इंपैक्ट होगा। देखिए, कांग्रेस में इस समय जो पॉलिटिक्स चल रही है, कांग्रेस के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनमें भरोसे का संकट पैदा हो गया है। आप देखिए, देश और प्रदेश की बात करें, प्रदेश में बड़े बड़े नेता, पूर्व विधायक, कांग्रेस संगठन के बड़े पदों पर रहे नेता, ये लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ जो सरकार जाने का साइड इफेक्ट है। आपने बहुत अच्छी बात कही कि क्या दुर्व्यवहार हुआ, मंच पर भी खड़े थे, माला पहनाई और तमाम चीज़ें की, लेकिन पार्टी छोड़ दिया उन्होंने। आज प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले अगर मैं नाम गिनाऊं तो आप समझ सकते हैं कि पूर्व विधायक, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला जैसे नेता, जो लंबे समय से 30-30 साल, 25-25 साल से कांग्रेस संगठन में रहे हैं। ये सरकार जो 5 साल चली, उसके बाद कांग्रेस के बहुत सारे नेता अगली सरकार नहीं आने के कारण उन चीज़ों को एडजस्ट नहीं कर पाए जो सरकार में रहते हुए जिस तरीके की सुविधाएं थी, जिस तरीके का उनका काम था। दूसरा, देश में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक लहर चल रही है, राम मंदिर बनने के बाद एक माहौल बना है, उससे कांग्रेस के नेता अपने आप को एसोसिएट कर रहे हैं। आप देखिए कि अधिकांश नेताओं ने पार्टी छोड़ने से पहले ये कहा कि कांग्रेस राम मंदिर का विरोध कर रही है, मंदिर के कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं, और तमाम चीजें हैं। तो इन चीजों को लेकर भी पार्टी के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपने आप को खुद संगठन से जुड़ा हुआ महसूस नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण आज पार्टी छोड़ने की नौबत है। संजय जी ने बताया कि हो सकता है मौर्य जो है अगले 1-2 दिन में भाजपा ज्वाइन कर लें। तो कुल मिलाकर ये मोदी का असर है और कांग्रेस की सत्ता जाने का ठीक साइड इफेक्ट है। ठीक है संजय, मृगेंद्र, आप दोनों जुड़े, तमाम जानकारी साझा की उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे ही इसमें कोई अगली हलचल होगी, अगला अपडेट होगा, विस्तार न्यूज के दर्शकों को एज यूजुअल विस्तार न्यूज एज इट इज बताएगा। आगे बढ़ते हैं। 19 अप्रैल को बस्तर में चुनाव होना है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी तरीके से कमर कस ली है। आज कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी बस्तर पहुंचे, जहां उन्होंने सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। तो वहीं सीएम साय ने भी राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव के पहले फेज के लिए चुनाव प्रचार तेज हो गया है। जनता को साधने के लिए पार्टियों के स्टार प्रचारकों के दौरे तेज हो गए हैं, जिसके चलते पहले पीएम मोदी ने बस्तर में ताल ठोकी, तो वहीं अब राहुल गांधी बस्तर की जनता के मन में घर करने पहुंचे हैं। राहुल गांधी ने शनिवार को बस्तर का दौरा किया। उनका कार्यक्रम जगदलपुर के लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में रखा गया, जहां पार्टी प्रत्याशी कवासी लखमा, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट और पीसीसी चीफ दीपक बैस भी मौजूद रहे। सभा में राहुल ने जनता को भी संबोधित किया, जिसमें उन्होंने बस्तर की जनता के लिए क्या कुछ कहा, सुनिए। आप देखिए, हम आपके लिए पैसा कानून लाए, ट्राइबल बिल लाए, मनरेगा लाए, जमीन अधिग्रहण बिल लाए। आपका जो हक है, आपकी जो जमीन है, वो हम आपको वापस देते हैं। हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में आपको भागीदारी मिले, आपको धन मिले, आपके बच्चों को शिक्षा मिले, कॉलेज यूनिवर्सिटी में उनको जगह मिले। कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी ने एक तरफ जहां आदिवासियों के हित की बात की, तो वहीं बीजेपी के स्टार प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा है। कोविड होता है, देश को कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मतलब ऑक्सीजन नहीं है, सांस नहीं ली जा रही, अस्पताल के सामने लाशों का ढेर पड़ा है, और हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है
थाली बजाओ। उसके बाद जब थाली से काम नहीं हुआ, कहते अब मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। अस्पतालों में बिजली नहीं थी और नरेंद्र मोदी कहते हैं मोबाइल फोन की लाइट जलाओ। और लाखों लोग कोविड के कारण मरे। हर प्रदेश से गरीब लोग घर वापस लौटे। दिल्ली से, पंजाब से, महाराष्ट्र से लोग छत्तीसगढ़ वापस आए। दिल्ली की सरकार ने कोई मदद नहीं की, किसकी मदद नहीं, किसी की भी मदद नहीं की। राहुल गांधी के इस चुनावी दौरे पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। पार्टी की तरफ से प्रदेश के मुखिया खुद सीएम विष्णुदेव साय ने कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि राहुल के इस दौरे से सीट की जनता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इनके पास बोलने के लिए कुछ है नहीं। हम लोग का जो काम को देख के, मोदी जी का और सबका काम को देख के पूरे कांग्रेसियों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है। कोई मुद्दा नहीं है। इन्होंने 55-60 साल देश को खाली लूटने का काम किया। बस्तर की जनता को साधने का प्रयास केवल राहुल गांधी बस ने नहीं किया है। अब क्योंकि इस सीट पर 19 अप्रैल को चुनाव होना है, जिसके चलते दोनों ही प्रमुख दल अपने अपने स्टार प्रचारकों को यहाँ भेज रहे हैं। राहुल से पहले बीजेपी के स्टार प्रचारक पीएम नरेंद्र मोदी ने भी 8 अप्रैल को प्रदेश का दौरा किया, जहां उन्होंने बस्तर के जगदलपुर में सभा को संबोधित किया था। सुनिए। देश में पहली महिला, आदिवासी महिला राष्ट्रपति के लिए आगे बढ़ी, तब कांग्रेस ने उन्हें हराने के लिए पूरी ताकत लगा दी। कांग्रेस ने कभी आदिवासी विरासत का सम्मान भी नहीं किया। कांग्रेस ने तो गोविंद गुरु जैसे क्रांतिकारियों को स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा तक नहीं दिया था। कांग्रेस आजादी का श्रेय किसी आदिवासी को नहीं, अपने शाही परिवार को देना चाहती है। बस्तर की जनता को साधने का प्रयास दोनों ही प्रमुख दल लगातार कर रहे हैं, फिर चाहे पीएम मोदी हो या फिर कांग्रेस के राहुल गांधी। हर किसी ने बस बस्तर में आदिवासियों की बात की, क्योंकि बस्तर सीट पर आदिवासी वोट बैंक हमेशा से ही निर्णायक भूमिका में रहा है, जिसने 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का हाथ थामा था। लेकिन 24 के रण में बस्तर की जनता किसको अपना सारथी बनाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। अब जब आपको राहुल गांधी के बस्तर दौरे को लेकर हमने विस्तार से रिपोर्ट दिखा दी, तो अब जरा आपको बस्तर लोकसभा सीट के बारे में भी विस्तार से बता देते हैं। बस्तर, जहां दोनों प्रमुख दल अपने स्टार प्रचारकों के दौरे पर दौरा कर रहे हैं, और बस्तर लोकसभा सीट के क्या समीकरण है, देखिए इस रिपोर्ट में। बस्तर लोकसभा सीट अनुसूचित जनजाति यानी एसटी के लिए आरक्षित सीट है, और इस बार के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कवासी लखमा को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं बीजेपी ने महेश कश्यप को मौका दिया है। जब इन दोनों कैंडिडेट्स पर नजर जाती है तो सबसे पहले यही नजर आता है कि एक तरफ कांग्रेस ने 6 बार के विधायक को उतारा है, वहीं बीजेपी ने एक नए नवेले को मौका दिया है, जो कि इस बार के लोकसभा चुनाव से अपना खाता खोलेंगे। ये एक बड़ी बात है। लेकिन दोनों ही नेताओं की राजनीति बिल्कुल ही अलग है। एक तरफ कवासी लखमा है, जो अपने बयानों से लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं। अब उनका यही बयान सुन लीजिए, जो उन्होंने लोकसभा प्रत्याशी बनने के बाद दिया। मुझे क्यों टिकट मिला? मैं तो टिकट नहीं मांगा, मेरा ये आपको विपक्ष भाई को दो। अगर प्रदेश अध्यक्ष है, हमारा छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नेता हुई है, 11 सीट जीताना है। अगर तकलीफ होगा तो मेरा बेटा को टिकट दो। वहीं दूसरी तरफ महेश कश्यप हैं, जो बेहद ही कूल एंड काम नेता माने जाते हैं।
बस्तर सीट की बात की जाए तो यहाँ की जनता ने कभी कांग्रेस, कभी जनता पार्टी, कभी बीजेपी तो कभी निर्दलीय को मौका दिया है। बस्तर की जनता ने लगभग हर विचारधारा का स्वाद चखा है। अगर सत्ता के पन्ने पलटे जाएं तो 1957 में कांग्रेस की जीत हुई। 1962 के बाद 3 बार के चुनाव निर्दलीयों ने जीता। 1977 में जनता पार्टी को बहुमत मिला। 1980 में जब कांग्रेस को कुर्सी मिली तो 1996 तक पार्टी इस सीट पर बनी रही। फिर 1998 में बस्तर में एंट्री होती है बीजेपी की, जिसने 2019 तक इस सीट पर अपना खूंटा गाड़े रखा। लेकिन 2019 में कांग्रेस ने मोदी लहर के बावजूद बस्तर सीट से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं बस्तर का सियासी गणित आदिवासी बहुल माना जाता है, जहां आदिवासी वर्ग का एक तरफा वोट कुर्सी की चाबी बड़ी आसानी से किसी को सौंप सकता है। मतदाता सूची के अनुसार बस्तर में कुल मतदाताओं की संख्या 13,31,127 है, जिसमें 7,12,261 महिलाएं तो 6,59,824 पुरुष मतदाता हैं। नए मतदाताओं की संख्या 19,681 है। 60% आदिवासी मतदाता, 20% ओबीसी मतदाता और 20% सामान्य मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में दर्ज हैं। पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बस्तर सीट पर कांग्रेस के दीपक बैच को जीत मिली थी। 2019 में कांग्रेस के हाथों शिकस्त खाई बीजेपी बस्तर सीट को अपने पाले में करने के लिए हर ताकत आजमा रही है। ऐसे में आगामी लोकसभा चुनाव में बस्तर सीट पर कांटे की टक्कर रहेगी। बता दें कि बस्तर में पहले चरण में 19 अप्रैल को वोटिंग है और 4 जून को नतीजे आएंगे। तभी तस्वीर साफ होगी कि बस्तर में कांग्रेस की वापसी होगी या फिर बस्तर सीट पर भी इस बार कमल खिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। संजय हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं इस खबर पर विश्लेषण के लिए। संजय, बहुत राजनीतिक इंजन गर्म हो गया है बस्तर का। राहुल गांधी आ रहे हैं, राजनाथ सिंह आ रहे हैं। अभी विधानसभा से इंटरलिंक करके अगर इस विश्लेषण को देखा जाए, जो कि हमने अभी दर्शकों को दिखाया, तो ये लड़ाई कैसी बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, बस्तर एक ऐसी लोकसभा सीट है जिस पे पूरे देश की नज़र होती है। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो कि इसका राजनीतिक इतिहास बड़ा उथल पुथल भरा रहा है। जैसे आपने अभी बताया हमारी रिपोर्ट में कि यहाँ कभी बीजेपी, कभी कांग्रेस, कभी निर्दलीय भी जो है वो काफ़ी उन्हें मौके मिले हैं। ऐसे में अभी बस्तर जो है वहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि नक्सलवाद के बीच, नक्सल घटनाओं के बीच कैसे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान कराया जाए। और बीजेपी के सामने भी एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि पिछले 1 साल में 13 बीजेपी नेताओं की हत्या की है नक्सलियों ने। ऐसे में बीजेपी नेता, जब पीएम मोदी, राजनाथ सिंह जैसे नेता जब आते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि अपने कार्यकर्ताओं को, अपने नेताओं को कैसे बूस्ट किया जाए कि वो वापस प्रचार के लिए जा सकें। आपको नारायणपुर की घटना भी याद होगी, जब जयराम दुबे जी की बीच बाजार हत्या कर दी गई थी, जब वो प्रचार करने गए थे। तो ऐसी घटनाओं के बीच, अच्छा, पिछले लोकसभा चुनाव में प्रचार के दौरान दंतेवाड़ा विधायक भीमा मंडावी की हत्या कर दी गई थी, ब्लास्ट कर दिया था नक्सलियों ने। तो जब इस तरह की घटनाएं होती है तो ऐसे में कार्यकर्ताओं का मोरल बूस्ट करना भी बड़ी चुनौती है। अब देखिए, आज जो 2 सभाएं हुई, राहुल गांधी की और राजनाथ सिंह की, इन दोनों सभाओं का कंपैरिजन करना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि राहुल गांधी कांग्रेस के फिलहाल सबसे बड़े चेहरे हैं और जब वो बस्तर आते हैं तो उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि लगातार जो बिखराव हो रहा है कांग्रेस में, उसे कैसे रोका जाए। लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा, क्योंकि उनके जाते ही, जो अभी हमने बताया कि उनके ग्रामीण जिलाध्यक्ष ने ही पार्टी पदों से इस्तीफा दे दिया। वहीं राजनाथ सिंह जब आए तो उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया और देखिए यही बात कही। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बिग बॉस का घर हो गई है, जहां लोग एक दूसरे के कपड़े फाड़ रहे हैं। और देखिए क्या लिखा है लेटर में कि दुर्व्यवहार किया गया। इससे पहले जब महापौर ने पार्टी छोड़ी तो उन्होंने क्या कहा कि दुर्व्यवहार करते हैं। तो देखिए, उन्होंने जो कटाक्ष किया वो कहीं ना कहीं सच होता भी दिखता है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा, लेकिन कुछ ठीक भी चल रहा है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही कांग्रेस में जोगी कांग्रेस के अमित पांडे, जो पिछले बार प्रत्याशी थे पिछले विधानसभा चुनाव में, और आप पार्टी के मैं उनका नाम भूल रहा हूं, उन्होंने अभी ज्वाइन किया है। बहुत बड़ी प्रोफाइल नहीं है, लेकिन कुछ लोग कांग्रेस भी आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हर कोई कांग्रेस छोड़ के जा रहे हैं। कुछ लोग कांग्रेस भी ज्वाइन कर रहे हैं। भले ये संख्या कम हो, लेकिन उन्हें भी उत्साह बनाए रखना चाहिए। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है संजय।
आगे अहम खबरें, इसलिए संजय वक्त इतनी ही इजाज़त देता है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस महत्वपूर्ण जानकारी को साझा करने के लिए। और आगे बढ़ते हैं स्पेशल रिपोर्ट में। कांग्रेस में टूट की बात करते हैं। कांग्रेस में टूट की खबर किसी से छिपी नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले काफी तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, कमल को हाथों में थामा है। आज छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश महामंत्री और प्रवेश समिति के प्रभारी संजय श्रीवास्तव ने भी कांग्रेसी टूट को लेकर बड़ा दावा किया है कि उबाल खड़ा हो गया है। क्या है पूरा मामला? संजय श्रीवास्तव, उनके आरोप, उन पर लगे आरोप से जुड़ा हुआ सब कुछ इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। पार्टी में रहने वाले लोग या फिर जो अन्य लोग आम जनता के साथ साथ उनको भी ये लगा कि वास्तव में एक राजनीतिक दल को, एक सरकार को किस तरीके से काम करना चाहिए, जनहित में, देश हित में किस तरीके से काम करना चाहिए। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक वैचारिक क्रांति आई है। और जो लोग 40, 35, 40, 50 सालों से कांग्रेस में, दूसरे दलों के अंदर में काम कर रहे थे, अब वो वैचारिक रूप से बीजेपी में जुड़ रहे हैं। वो राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र की सेवा के लिए जुड़ना चाहते हैं। आपने देखा है कि देश सहित प्रदेश के अंदर में लगातार जो कांग्रेस के नेता हैं और अन्य दलों के नेता हैं, वो लगातार भाजपा में प्रवेश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने से चुनाव में कांग्रेस की परेशानी बढ़ सकती है। लेकिन कांग्रेस ने 10,000 कांग्रेसियों के भाजपा में शामिल होने के दावा को झूठ बता दिया है। कांग्रेस के मीडिया हेड सुशील आनंद शुक्ला का कहना है कि यह बीजेपी का स्वीकारने वाला बयान है कि उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी हो रही है। भारतीय जनता पार्टी को भरोसा हो गया है कि वह अपने कार्यकर्ताओं के दम पर चुनाव नहीं जीत पाएगी, इसलिए दल बदल में लगी हुई है। यह बात स्वीकारने वाला बयान है कि उनके पास में कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है। निश्चित तौर पर कुछ इक्का दुक्का लोग भारतीय जनता पार्टी प्रवेश किए हैं। बड़ी संख्या में तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देश भर में छोड़ के भाजपा को, कांग्रेस में, दीगर दलों में गए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का भरोसा होगी कि उनके कार्यकर्ताओं के दम पे हुए फिर से चुनाव नहीं जीत पाएंगे, इसीलिए दल बदल में लगे हुए हैं। कभी ईडी का उपयोग करते हैं, कभी सीबीआई का, कभी ईओडब्ल्यू का। आपको बता दें, 19 अप्रैल को पहले चरण की चुनाव है। ऐसे में जाहिर तौर पर राजनीतिक गतिविधियां और बयानबाजी का सिलसिला जोरों शोरों पर है। ऐसे में ताजा मामले पर सवाल ये उठता है कि क्या सच में 10,000 कांग्रेसी कार्यकर्ता बीजेपी में शामिल हुए हैं या फिर ये बीजेपी द्वारा कोई चुनावी हवा दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। स्पेशल रिपोर्ट में अगली रिपोर्ट का रुख करते हैं कवासी लखमा को लेकर। कवासी लखमा और उनका बड़बोड़ापन किसी किस्से के राजनीति में काफी सारे चर्चे सुनने को मिलेंगे। राजनीति में उनके बड़बोलेपन के कई किस्से मशहूर हैं। कुछ दिनों पहले कवासी लखमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर एक विवादित बयान दिया था, जिसके बाद बीते दिन उन पर एफआईआर दर्ज हुई थी। पूरे मामले और लखमा के पुराने विवाद पर आपको दिखाते हैं ये खास रिपोर्ट कि कब कब लखमा ने विवादित बयान दिए और उन पर खुद ही गिर गए। देखिए। हमारा तोहफा आपके पास टीना है, टीना। कल से पुलिस वाले बोल रहे थे नाम पर
छत्तीसगढ़ की राजनीति में बड़ा नाम, विवादों की मशीन कवासी लखमा। राजनीति में जितनी बड़ी कद उतनी ही गिरी हुई तुच्छ भाषा। ना आव देखते हैं ना ताव, जब मन करता कहीं भी कभी भी कुछ भी बोल देते। बीती रात जब विस्तार न्यूज ने सबसे पहले लखमा पर हुई 2-2 एफआईआर की कॉपी अपनी स्क्रीन पर दिखाई तो प्रदेश की सियासत गर्मा गई। अपनी स्क्रीन पर पहले एफआईआर की कॉपी देखिए। थाना पर सूचना प्राप्त होने की तारीख 12 अप्रैल, समय शाम 6:15। कुटरू के तहसीलदार मोहनलाल साहू इस एफआईआर के अभियोगी हैं, जिसने कुटरू के क्रिकेट मैदान में कवासी लखमा पर जनसभा का आयोजन करने का आरोप लगाते हुए सूचना दायर की। सूचना में ये कहा गया कि ये जनसभा सक्षम प्राधिकारी के बिना अनुमति के हुई है और तो और इस जनसभा में ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया जो पुलिस और प्रशासन के विरुद्ध कही गई। घटना का क्रम बीजापुर जिले के कुटरू का है, जहां क्रिकेट ग्राउंड में दोपहर 1 बजे चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए लखमा ने ताकपाल में टीन के खदान होने की बात कही। लखमा ने सभा में बैठे ग्रामीणों से कहा कि इसके सर्वे के लिए आने वाले पुलिस वालों को तीर धनुष उठाओ और मार भगाओ। जरा लखमा का ये बयान सुन लीजिए। हमारा तोपपाल के पास टीना है, टीना। कल से पुलिस वाले बोल रहे थे ना पड़े हमारा गांव वाले, हम बोले तीर धनुष लेके जाओ, मारो साले। सुना आपने, कानून को ताक पर रखने के लिए जनता को प्रोत्साहित करने वाला ये बयान। अब दूसरी घटना की एफआईआर। सूचना प्राप्त होने का दिन 12 अप्रैल, समय दोपहर 3:30। अभियोगी का नाम श्री मोहनलाल साहू। इन्होंने साफ साफ सूचना दायर की है कि लोकसभा क्रमांक 10 छत्तीसगढ़ के कांग्रेस प्रत्याशी कवासी लखमा के द्वारा 8 अप्रैल 2024 को मिरतुर में बिना सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के जनसभा को आयोजित किया गया और तो और प्रधानमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया। याचिकाकर्ता ने इस संदर्भ में कवासी लखमा पर आचार संहिता के उल्लंघन करने की भी बात कही है। आपको बता दें, 8 अप्रैल को जब कवासी लखमा ने प्रधानमंत्री के ऊपर विवादित बयान दिया था तो विस्तार न्यूज ने इसकी जानकारी सबसे पहले आपको दी थी। दरअसल कुटरू में विवादित बयान देने के बाद लखमा शाम करीब 7:30 बजे बीजापुर जिले के ही मिरतुर पहुंचे। यहाँ भी लखमा का वही रवैया नजर आया। चुनावी जनसभा का स्थान बदला था, जनसभा में मौजूद लोग बदले थे, लेकिन लखमा के भाषा की शैली वही थी, कुटरू वाली, घिनौनी और अमर्यादित। मिरतुर में तो लखमा ग्रामीणों को डमी ईवीएम में वोट डालना सिखाने लग गए। इस दौरान ईवीएम से निकलने वाली आवाजों को भी लखमा कॉपी करते हुए दिखाई दिए। इन तमाम घटनाक्रम के बीच लखमा ने जो विवादित बयान दिया, उसकी राजनीति की गलियारों में थू थू होने लग गई। लखमा ने स्थानीय गोंडी बोली में कहा कि कवासी लखमा जिद तोड़, नरेंद्र मोदी ढोल तोड़। बीजेपी नेता और गोंडी के जानकार ने इस वाक्य का मतलब कवासी लखमा जीतेगा और नरेंद्र मोदी मरेगा बताते हैं। लखमा का ये बयान सुनिए। कवासी लखमा जीतो, मोदी टोटो, केर कथा, राम राम। सुना आपने, जब विस्तार न्यूज ने इस विवादित बयानों पर लखमा से सवाल किया तो वो इस तरह के किसी बयान से ही मुकर गए थे और फिर विस्तार न्यूज के कैमरे के सामने ही अपना बयान बदल लिया था। तुम तीर धनुष उठा कब बोला था? तुम पाल आप बयान दे रहे थे कि टीन का खदान है, वहां पे ये खदान पे लोग आ रहे हैं, आप ही के बयान है ना? बीजेपी खेल रही है इस पे, हम कुछ बोल रहे हैं क्या? बीजेपी खेलने से वो तो खेलते रहेंगे। मौका क्यों दे रहे हैं आप लोग? मौका क्यों देना है? वो बोलने से, उन लोग बोलने से अच्छा होता है, हम लोग बोलने से गलत होता है। हम ऐसा नहीं बोलते हैं, हम लोग गोंडी जानते नहीं हैं। गोंडी मेरे से ज्यादा उन लोग जानते नहीं होंगे। पूरे देश में कंफ्यूजन है, आप साफ कर दो, आपने क्या बोला था एक बार बता दो, क्या बोल रहे थे? हम बोले मोदी को हराना है, मोदी को हराना, लखमा को जिताना है। अपने अंदाज बताओ ना, हमारा अंदाज में बता रहे हैं, कवासी लखमा को जिताओ। जिताओगे नहीं ताली मारो। मोदी को हराना है कि नहीं हराना, ताली मारो।
यही तो बोल रहे हैं। बीजेपी के एक प्रतिनिधि मंडल ने तो निर्वाचन आयोग पहुंचकर लखमा के विवादित बयानों की शिकायत भी की थी। बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव, रायपुर ग्रामीण विधायक मोतीलाल साहू और प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित चिमनानी निर्वाचन आयोग पहुंचे हुए थे। निर्वाचन आयोग में शिकायत करने के बाद भाजपा प्रदेश महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने कहा था कि हार के डर से कांग्रेस में बौखलाहट है और यही वजह है कि कांग्रेस अपना असली डीएनए दिखा रही है। तो निश्चित पराजय को देखते हुए कांग्रेस अब अपने असली डीएनए पर आ गई है कि वो इस तरह का हिंसा फैलाकर चुनाव में गड़बड़ी करने का प्रयास करना चाहती है। ऐसी कोई एक दो घटना नहीं है जब कवासी लखमा की जुबान लड़खड़ाई हो। अगर इनके सियासी बयानों के पन्ने पलटे जाएं, तो न जाने ऐसे कई आरोप आपको देखने को मिलेंगे जिससे कवासी लखमा ने अपने विरोधियों को घेरने का कई मौका दिया हो। कभी लखमा शराब को दवाई बताते हैं तो कभी कलेक्टर को जूता मारने की सलाह देते हैं। वो पुनिया साहब सीएम साहब था ना, ऐसे बैठ के कहा तो पूछा तो क्या बनोगे? एक लड़का बोला नेता बनूंगा। तो फिर मेरे को उल्टा सवाल किया वो खाना खाते खाते, तुम इतना बड़ा नेता बने तो कैसे करके बने बताओ? मैं तुमको मेरे को क्या करना पड़ेगा बोलता है वो। मैं बोला कलेक्टर को या एसपी को कलर पकड़ो। दारू पीने से आदमी नहीं मरता है, वो पीने से मजबूत होता है, लेकिन ज्यादा पीने से आदमी को जान लेता है। तो इसलिए दारू और दवाई, या दवाई का हो या दारू पियो, तो इस टाइप का मतलब थोड़ा पीने से नहीं होगा। मोदी पर विवादित बयान ने लखमा को संकट में ला खड़ा किया है। नरेंद्र मोदी भली भांति विपक्षी द्वारा विवादित बयानों को ढाल बनाकर एक बड़ा समर्थन जुटाना जानते हैं। आपको 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी की चौकीदार चोर है वाली बयान का अंदाजा तो होगा ही। कैसे नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी के इस बयान को मैं भी चौकीदार नामक एक ऑनलाइन कैंपेन में परिवर्तित कर दिया था। नरेंद्र मोदी जी ने सरकारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट छीना, अनिल अंबानी के साथ फ्रांस गए, फ्रांस में राफेल हवाई जहाज का कॉन्ट्रैक्ट बदला, 526 करोड़ रुपए का हवाई जहाज 1600 करोड़ रुपए में खरीदा। यह आपने को नरेंद्र मोदी ने भाषण में बोला? क्यों नहीं बोला भाई और बहनों? क्योंकि चौकीदार चौकीदार चौकीदार। वहीं हाल फिलहाल में आरजेडी की जन विश्वास रैली में लालू यादव द्वारा प्रधानमंत्री पर परिवार को लेकर विवादित बयान दिया गया था। ये नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहे हैं। अरे भाई तुम बताओ ना कि तुमको क्यों परिवार में कोई संतान नहीं तुमको हुआ, बताओ। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। लालू यादव के इस बयान के बाद नरेंद्र मोदी ने मोदी का परिवार नामक सोशल मीडिया पर एक कैंपेन ही चला दिया, जिसको देखकर शायद लालू यादव को भी अपने बयानों को लेकर पश्चाताप हुआ होगा। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी, यही मेरा परिवार है। सियासत के जानकारों की माने तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी कवासी लखमा के विवादित बयान को भी बड़ा हथियार बना सकती है, जिसकी कीमत अपने क्षेत्र में मजबूत पड़े कवासी लखमा को कहीं चुनाव के परिणाम में ना चुकानी पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हमारा तोप आपके पास टीना है, टीना। कल से पुलिस वाले बोल रहे थे नाम पर चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली स्पेशल रिपोर्ट का रुख करते हैं। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए अपने स्टार प्रचारकों को छत्तीसगढ़ दौरे पर भेजना शुरू कर दिया है।
आज छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी जहां बस्तर दौरे पर थे, तो वहीं कन्हैया कुमार ने बिलासपुर में जमकर प्रचार किया। कन्हैया कुमार ने प्रचार प्रसार के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा, जिसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेता केदार कश्यप ने भी कांग्रेस की नीतियों पर सवाल उठा दिए। कन्हैया कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस और केदार कश्यप के पलटवार को देखते हुए इस खास रिपोर्ट में। करते हुए शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पूरा देश जालियांवाला बाग के शहीदों को याद करता है। इस मौके पर हम उन तमाम शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं जिनकी शहादत के चलते इस देश को आज़ादी मिली और हम लोग आज़ाद हवा में आज़ाद नागरिक बनकर के सांस ले पाए। रेलवे जोन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, एयरपोर्ट का जिक्र करते हुए कन्हैया ने कहा कि ये बिलासपुर की धरती आंदोलन की धरती रही है। बिलासपुर के लोगों ने आंदोलन करते हुए अपने हक की आवाज उठाकर सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाना सीखा है। बिलासपुर को रेलवे का जोनल सेंटर बनाने की बात हो, चाहे बिलासपुर में एयरपोर्ट खोलने की बात हो, चाहे बिलासपुर में केंद्रीय विश्वविद्यालय को शुरू करने की बात हो, ये शहर जानता है आंदोलन करके अपना हक और अधिकार प्राप्त करना। वहीं बार बार 70 साल के कांग्रेसी शासनकाल पर जमकर निशाना साधने वाले बीजेपी पर कन्हैया कुमार बिफरते हुए दिखाई दिए। जो ये पूछते हैं बार बार कि 70 साल में कांग्रेस ने क्या किया, वो बिलासपुर के लोगों को क्यों नहीं बताते हैं कि 35 साल उसमें आपका भी है। आपने उस 35 साल में क्या किया है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अग्निवीर जैसी योजनाओं की धज्जियां उड़ाते हुए कन्हैया कुमार ने कहा कि जब कांग्रेस की सरकार सत्ता में आएगी तो जाहिर तौर पर उन तमाम योजनाओं को बंद किया जाएगा जो देश के लोगों के लिए हितकारी नहीं है। जो अग्निवीर जैसी योजनाएं जो अन्याय पर आधारित हैं, जो आम युवाओं के सपनों और अधिकारों को छीनता है, उसको समाप्त करके पक्की नौकरी की व्यवस्था की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के घोषणा पत्र को देश की विकास का दस्तावेज बताते हुए कहा कि ये घोषणा पत्र लोगों को आर्थिक असमानता से छुटकारा दिलाएगा। आप में से कई साथियों ने न्याय पत्र देखा होगा, उसमें हम कह रहे हैं कि हर परिवार के एक महिला को 1 लाख रुपया महालक्ष्मी योजना के तहत दी जाएगी। वहीं केदार कश्यप ने कन्हैया कुमार के छत्तीसगढ़ में चुनावी प्रचार को लेकर जमकर निशाना साधा। कन्हैया कुमार पर जुबानी हमला बोलते हुए केदार कश्यप ने कहा कि कांग्रेस ऐसे देशद्रोही तत्वों को छत्तीसगढ़ भेज रही जिन पर भारत तेरे टुकड़े होंगे नारे लगाने का आरोप है। यही नहीं, केदार कश्यप ने तो कन्हैया कुमार को अफजल का समर्थक तक बता दिया। स्टार प्रचारक बनाया गया है। ये वही कन्हैया कुमार है जिसने टुकड़े टुकड़े गैंग को अपनी ओर से समर्थन दिया था। यही कन्हैया कुमार है जिसने भारत माता के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया था। ये वही कन्हैया कुमार है जो अफजल गुरु के समर्थन में खड़े दिखाई देते हैं। प्रशासन के पास एक बड़ी चुनौती है, को बाहर निकालना।
तकलीफ तो है ही है, हमारे गांव का बच्चा है, खाने के लिए अपना बिनिया बिन रहा था गेहूं का। सुबह का सूरज डूब गया। वो तो बोलते हैं कि अभी जीवित है थोड़ा। मयंक मिल चुका है, मयंक किसी भी वक्त बाहर निकल जाएगा। करने करिया 25 घंटे से मयंक अभी भी बोरवेल में फंसा हुआ है। रेस्क्यू टीम 2 फीट दूरी पर है। मां की गुहार चित्कार आपने देखी और लगातार विस्तार न्यूज़ आपको दिखा रहा है। मयंक को बचा लो भगवान के नाम से हम मुहिम भी चला रहे हैं और लगातार कामना कर रहे हैं, आपको पल पल की अपडेट बता रहे हैं। रेस्क्यू टीम 2 फीट की दूरी पर पहुंच गई है। टनल बनाने का काम जारी है। कभी भी बोरवेल से बाहर मयंक को लाया जा सकता है। बोरवेल के पास हलचल बढ़ गई है। 60 फीट गहरे बोरवेल में मयंक फंसा हुआ है। 25 घंटे से ज़्यादा समय से ये बच्चा फंसा हुआ है। 6 साल का मासूम। पल पल की अपडेट विस्तार न्यूज़ आपके सामने पहुंचा रहा है। हृदय विदारक दृश्य देखने को मिल रहे हैं। एक दूसरे को ढाढ़स बंधाया जा रहा है। ग्रामीण एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं। प्रशासनिक अमला है, एम्बुलेंस है, मोटर है, इंतजामात है, स्ट्रेचर है, सब कुछ है। जो कुछ भी वहाँ है वो सब कुछ आप देख पा रहे हैं विस्तार न्यूज़ के माध्यम से और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं आपको दिखाने की। इन परिवारजनों को देखिए जिनकी निगाहें, जिनकी आंखें टकटकी लगाए हुए बैठी हैं कि कब हमारा नौनिहाल वहां से निकल आए और हम देख लें। विवेक तिवारी हमारे सहयोगी सीधा ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। विवेक, रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर अपडेट, कितनी दूरी है, क्या अड़चन जा रही है और कितना ढाढ़स और कितना सब्र? नितेश, मैं बताना चाहूंगा कि जो रेस्क्यू टीम है वो लगातार काम कर रही है। कुछ समय पहले ये सूचना आई थी कि मयंक अब जल्द ही हम सबके बीच होगा, क्योंकि जो टनल बनाकर मयंक तक पहुंचने की कवायद थी वो लगभग पूरी होती दिख रही थी। इस आधार पर पूरी होती हुई दिख रही थी। ये माना जा रहा था कि रेस्क्यू टीम जो पहुंच रही है वो सीधा मयंक तक पहुंचेगी, क्योंकि जो टनल के जरिए धीरे धीरे पहुंचने का एनडीआरएफ काम कर रही थी वो पूरी हो रही थी। लेकिन ये जो संभावना बनती हुई दिखी वो धीरे धीरे कम हुई। इस आधार पे कम हुई क्योंकि जो बोरवेल था वो थोड़ा टेढ़ा था और वो थोड़ा टेढ़ा होने के कारण वह टनल तक एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाई और जिसके कारण वहां तक एनडीआरएफ के ना पहुंचने के कारण मयंक सबके बीच नहीं पहुंच पाया। अब जो नई टनल बनाई जा रही है, नई टनल बनाकर मयंक तक पहुंचने की कवायद प्रशासनिक तौर पर फिर से शुरू कर दी गई है और लगभग ये बताया जा रहा है कि 2 से 3 फुट की दूरी पर मयंक मौजूद है। विवेक, और क्या ऐसे इक्विपमेंट नहीं है, ऐसी मशीन्स नहीं है जिससे देखा जा सकता हो ये कैसे मिसकैलकुलेशन हुई और इस मिसकैलकुलेशन को कैसे अब फाइंड किया जा रहा है और फिर से वहां तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है? एनडीआरएफ ने बताया कि शायद बोरवेल का वो था वो धीरे धीरे जहां तक एनडीआरएफ पहुंचने की कोशिश कर रही थी वो थोड़ा टेढ़ा हो गया हो जाने के कारण एग्जैक्ट जगह पर एनडीआरएफ की टीम नहीं पहुंच पाई, क्योंकि ये जो खुदाई की गई थी लगभग 40-41 फीट के बीच में खुदाई की गई थी और इसी के सीधे टनल बनाकर मयंक तक पहुंचने की जो पूरी कवायद थी वो की गई। लेकिन ये बताया गया कि जो मयंक है वो लगभग 35 से 37 फीट की बीच में फंसा हुआ है। इस आधार पर एनडीआरएफ ये बात कह रही है, क्योंकि जब कल हमने विस्तार न्यूज ने एक कपड़ा दिखाया था, जब एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी एक मशीन डाली गई थी और उस मशीन के द्वारा वह घुमाने पर वो टी शर्ट का कपड़ा, मयंक के टी शर्ट का कपड़ा फंसकर आया था। विस्तार न्यूज ने वो न्यूज दिखाई थी, वो खबर दिखाई थी, ब्रेकिंग न्यूज दिखाई थी। उस कपड़े के आधार पर ये माना जा रहा है कि मयंक 35 से 37 फीट की बीच में फंसा हुआ है।
ठीक है विवेक, यही कामना है, यही दुआ है कि जल्द से जल्द उस बच्चे को निकाल लिया जाए सकुशल और उसके घर वाले ढाढ़स बनाकर रखें। विवेक, आग भी डटे रहिए, अड़े रहिए। लगातार विस्तार न्यूज़ के दर्शक आपके माध्यम से इस खबर को देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नई अपडेट के साथ मुखातिब होंगे, जैसे ही कोई हलचल होगी हम लगातार आपको दिखाएंगे।